फल आरलैंड भी गहरी सांस लेकर बोला, कमाल है। 9वां स्टार छूना मतलब सीमा की आखिरी हद। रेडिएंट मून ब्लड लाइन और डिवाइन स्टार के बीच फर्क वैसा है जैसे हाथी और चींटी के बीच। तुलना ही नहीं हो सकती। 9 स्टार रेडिएंट मून असल में जीवन शक्ति का चरम रूप है, ऐसा स्तर जहां किसी की ताकत बाकी सबको पूरी तरह पीछे छोड़ देती है। लेकिन जब सब लोग हैरानी में डूबे हुए थे, उसी समय लैन चेन खुद संतुष्ट नहीं था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि यह उसकी असली सीमा नहीं है। उसने दांत भींचे और स्टार डेस्टिनी डिस्क पर आखिरी जोर लगाने का फैसला किया। उसकी नजरें सीधे डिस्क के केंद्र पर टिक गईं। उसकी आंखों में सूरज जैसी चमक थी। उसके हाथों की हरकतें ड्रैगन की तरह शक्तिशाली थीं, और उसके धर्मा अवतार के आसपास लाल बिजली और भी उग्र हो गई। लैन चेन ने गरजते हुए कहा, खुल जा, टूट जा। उसने स्टार डेस्टिनी डिस्क को मजबूती से पकड़ लिया और आसपास की पूरी प्राकृतिक ऊर्जा को अपने धर्मा अवतार में खींचना शुरू कर दिया। अचानक जोरदार धमाके होने लगे। ऐसा लगा जैसे खुद अंतरिक्ष फट रहा हो। स्टार डेस्टिनी डिस्क के केंद्र में शून्य फट गया और वहां एक छोटा सा काला छेद बन गया जो आसपास की रोशनी निगलने लगा। यह एक ऐसा विस्फोटक था जिसने जीव विज्ञान के नियमों को भी चुनौती दे दी। सबकी आंखें फैल गईं। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। लैन चेन की इच्छा के दबाव में स्टार डेस्टिनी डिस्क फिर से घूमने लगा। धम! डिस्क के बीच से लाल आग का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठ गया। वह लाल आग कई मीटर ऊंची जल रही थी और उसके अंदर एक अजीब राजसी शक्ति थी। धीरे धीरे पूरी स्टार डेस्टिनी डिस्क सुनहरी रोशनी छोड़कर गहरे खून जैसे लाल रंग में बदल गई। लैन चेन का ब्लेजिंग लाइटनिंग धर्मा अवतार और आसमान की लाल चमक मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। उसके माथे पर बिजली जैसा निशान भी और साफ और चमकीला हो गया। पूरा मैदान हिल गया। हर कोई चिल्ला उठा। यहां तक कि माँ गोयू और लैन चेन का गार्ड भी स्तब्ध खड़े थे। माँ गोयू जोर से बोले, यह रोशनी रेडिएंट सन है। उसने अपनी सीमा तोड़ दी है। लैन चेन आखिरकार रेडिएंट सन स्तर तक पहुंच गया। लेकिन इस सफलता ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी। उसका धर्मा अवतार बिखर गया और वह थका हुआ जमीन पर लौट आया। हालांकि उसने सिर्फ रेडिएंट सन 1 स्टार हासिल किया था, फिर भी वह अब एक रेडिएंट सन स्तर का अस्तित्व बन चुका था। भीड़ के दिलों में हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लैन चेन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और माथे पर ठंडा पसीना था। साफ था कि इस सफलता के लिए उसने अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की निराशा आई, शायद इसलिए कि उसने सिर्फ पहला स्टार जगाया था। लेकिन जल्दी ही वह भाव गर्व और राहत में बदल गया। लैन चेन जोर जोर से सांस ले रहा था। आखिर उसके पैर जवाब दे गए और वह गिरने लगा, लेकिन एक गार्ड ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गार्ड भी मुस्कुराया। जब स्टार मार्की को यह खबर मिलेगी वह बहुत खुश होंगे, उसने कहा। लैन चेन ने हांफते हुए कहा, आखिरकार मैं सफल हो गया। गार्ड मन ही मन सोच रहा था, सच में सिर्फ मजबूत ब्लड लाइन और बेहतरीन जीन्स ही मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचते हैं। अगर किसी का जन्म ऐसे परिवार में नहीं हुआ तो मेहनत से उस दूरी को पार करना लगभग नामुमकिन है। पूरा मैदान लैन चेन को सम्मान और आश्चर्य से देख रहा था। उसने न सिर्फ अपनी क्षमता की सीमा छू ली थी बल्कि सबके सामने रेडिएंट सन स्तर तक भी कर लिया था। अब बाकी सब लोगों और उसके बीच का फर्क लगभग असीम हो गया था। कई प्रतिभागियों को लगा कि उनकी किस्मत बहुत खराब है।
वे अपने हाथों को देखते रहे और सोचते रहे कि शायद उनकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी, दूसरों की महानता को दूर से देखते हुए। माँ गोयू आगे आए और लैन चेन के कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया लैन चेन, तुम्हारे पिता की इच्छा आखिर पूरी हो गई। तुम अपने परिवार की महिमा को और ऊंचाई तक ले जाओगे। हालांकि लाल आग धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन रेडिएंट सन के जागने से जो ऊर्जा फैली थी वह पूरे अमू स्टार रीजन में फैल गई। यहां तक कि कई छिपे हुए महान विशेषज्ञ भी चौंक गए। खबर तेजी से फैलने लगी, एक रेडिएंट सन स्तर का प्रतिभाशाली योद्धा पैदा हुआ है। उसी समय अमू स्टार रीजन के मुख्य ग्रह की संसद में भी माहौल अचानक बेहद उत्साहित हो गया। एक वरिष्ठ सलाहकार को रिपोर्ट मिली और वह चौंककर बोले, स्टार मार्की का बेटा रेडिएंट सन तक पहुंच गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, काश ऐसा प्रतिभाशाली हमारे क्षेत्र में पैदा हुआ होता। फिर भी तुरंत स्टार मार्की के परिवार के लिए जश्न की तैयारी करो। लैन चेन जाने ही वाला था कि अचानक संचार चैनल से आवाज आई, रुकिए सम्मानित सलाहकार, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर अमू स्टार रीजन की चीफ एनफोर्सर सैया दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए बोली, यह टैलेंट टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने फेडरेशन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। अगला प्रतिभागी और भी दिलचस्प होगा। सैया ने कहा, अभी उसकी बारी आने वाली है। उसका नाम लू शेंग है। फल आरलैंड उसे दूर के व्हाइट एम स्टार रीजन से लेकर आया है। अब वह आधिकारिक रूप से अमू स्टार रीजन का हिस्सा है। बूढ़े सलाहकार ने भौं उठाई। व्हाइट एम स्टार रीजन से आया कोई व्यक्ति रेडिएंट सन के सामने क्या कर पाएगा? सैया आत्मविश्वास से मुस्कुराई। मैं नहीं कह सकती उसकी सीमा क्या है, लेकिन वह लैंड चेन से कम नहीं होगा। अगर फल आरलैंड की रिपोर्ट सही है तो लू शेंग भी रेडिएंट सन स्तर का हो सकता है। सलाहकार यह सुनकर दंग रह गया। क्या कहा तुमने? अगर यह सच है तो हमें तुरंत परीक्षण स्थल पर जाना होगा। उधर परीक्षण स्थल पर फल आरलैंड अपने कम्युनिकेटर में तेजी से बात कर रहा था। जी मैडम, समझ गया। मैं तुरंत लू शेंग को मंच पर भेजता हूं। उसने कम्युनिकेटर बंद किया और उत्साह से लू शेंग की तरफ मुड़ा। जल्दी करो लू शेंग, अब तुम्हारी बारी है। भीड़ के ज्यादातर लोग अभी भी लैंड चेन के प्रदर्शन से प्रभावित थे और सोच रहे थे कि आज का सबसे बड़ा क्षण खत्म हो चुका है। लेकिन फल आरलैंड बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे असली जवाब पहले से पता था। फल आरलैंड मन ही मन हंसा। सबको लगता है शो खत्म हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि असली सरप्राइज अभी बाकी है। उसने धीरे से कहा, ऊपर के बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। यह मौका बिल्कुल सही है। लू शेंग बिना किसी दिखावे के सीधे परीक्षण मंच की ओर चल पड़ा। कुछ नोबल्स आपस में फुसफुसाए, वह फल आरलैंड है ना? वह इतना उत्साहित क्यों है? दूसरा बोला, शायद वह लड़का थोड़ा प्रतिभाशाली होगा, लेकिन लैंड चेन से मुकाबला नामुमकिन। फल आरलैंड ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ लू शेंग पर थी। वह मन ही मन बोला, लू शेंग, मुझे निराश मत करना। उधर लू शेंग स्टार डेस्टिनी डिस्क के सामने पहुंचा और ध्यान से उसे देखने लगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे जांचने की कोशिश की, लेकिन अंदर तक पहुंच नहीं पाया। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। फिर वह हवा में उछला और स्टार डेस्टिनी डिस्क के ऊपर तैरने लगा। उसने अपने नाखून से अपनी हथेली काट दी। ठीक है, लू शेंग बोला। अब बाहर से देखने का फायदा नहीं। उसकी हथेली से सुनहरा लाल खून बहने लगा। जैसे ही उसका खून गिरा,
आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया और हवा थोड़ी विकृत होने लगी। लेकिन यह बदलाव इतना हल्का था कि भीड़ ने ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर लोग अभी भी लैंड चेन की चर्चा में लगे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लू शेंग का खून स्टार डेस्टिनी डिस्क पर गिरते ही लाल सुनहरे फूलों जैसा फैल गया। सिर्फ फल आरलैंड ने यह अजीब दृश्य देखा। वह आगे झुक गया और सोचने लगा, यह क्या था? उन लाल सुनहरे रक्त फूलों के बीच से एक छोटा 3 पैर वाला गोल्डन क्रो का आभास उभरा। अचानक स्टार डेस्टिनी डिस्क जोर से गूंज उठा। उसके केंद्र से भयानक लाल आग का विशाल स्तंभ फूट पड़ा। वह आग हजारों मीटर ऊपर तक उठ गई। उसकी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। उसी पल लैंड चेन, मागोलू और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्टार डेस्टिनी डिस्क इस तरह अचानक जल उठेगा। यह लाल आग लैंड चेन की आग से 100 गुना ज्यादा चमकदार और भयानक थी। आखिर भीड़ में किसी ने कांपती आवाज में कहा। फल आरलैंड का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, रेडिएंट सन, असली रेडिएंट सन। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। और यह कोई साधारण रेडिएंट सन नहीं था। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने लैंड चेन के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया, मानो खुद सितारों को चुनौती दे रही हो। हालांकि फल आरलैंड ने लू शेंग से बहुत ऊंची उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने हजारों मीटर ऊंचा दिव्य अग्नि का स्तंभ फूट पड़ा, तो उसके शरीर में एड्रेनालिन की लहर बेकाबू होकर दौड़ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसे अपनी खोज की असली अहमियत का एहसास हुआ। एक रेडिएंट सन रैंक जो लैंड चेन को टिमटिमाती मोमबत्ती जैसा बना दे। हाँ, वह लगभग सांस टूटती हुई खुशी में सोचने लगा। मैंने सिर्फ जैकपॉट नहीं मारा, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। उस विस्फोट के बाद गहरी खामोशी छा गई। वहां मौजूद लोग धीरे धीरे, लगभग मशीनों की तरह अपने सिर घुमाने लगे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था मानो उनका दिमाग इस दृश्य को समझ ही नहीं पा रहा हो। वे वहीं जड़ बनकर खड़े रह गए, क्योंकि जो कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, उसे उनका दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। तर्क जैसे गायब हो चुका था और उसकी जगह भारी उलझन और गहरे स्तब्धता का बोझ छा गया था, जबकि वे उस असंभव दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। हवा में एक अनकहा सवाल तैर रहा था, ये आखिर किस तरह का जादू था? उन्होंने अभी क्या देखा? और ये साधारण सा दिखने वाला युवा आखिर है कौन, जिसने अचानक सब कुछ उलट कर रख दिया? जो कुछ दर्शक शुरू से लू शेंग की परीक्षा देख रहे थे, वे सब मुंह खुले और आंखें फटी रह गईं, मानो उन्हें किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया हो। उनके दिमाग में विचार बेकाबू भंवर की तरह घूम रहे थे। इतनी जबरदस्त शक्ति देखने के बाद सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया था। यहाँ तक कि लैंड चेन और सम्मानित माँ गोयू भी पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े रह गए। वे बस क्षितिज पर गरजती उस चमकती तारकीय अग्नि को घूरते रह गए। उनके चेहरे ऐसे खाली हो चुके थे मानो उनसे उनका आत्मविश्वास और अधिकार छीन लिया गया हो। वे ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां न गुस्सा निकल पा रहा था, न ही प्रशंसा। लैंड चेन की त्वचा पर ठंडा पसीना चिपचिपेपन के साथ उभरने लगा। उसके दिमाग में बार बार एक डरावना सवाल गूंज रहा था, जो बाकी सारे विचारों को डुबो रहा था। आखिर किसी के भीतर कितनी गहराई वाली ऊर्जा हो सकती है जो ऐसी भयानक तारकीय रोशनी को नियंत्रित कर सके? कोई इंसानी शरीर इसे कैसे सह सकता है? उसके पास खड़े माँ गोलू को आखिरकार आवाज मिली, लेकिन वह भी टूटे हुए हकलाहट जैसी थी। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। ये युवा इंसानों में एक दैत्य जैसा है,
एक सच्चा अपवाद। सोचो तो सही, ये भी रेडिएंट सन रैंक तक पहुंच गया, और इतनी आसानी से। लेकिन लू शेंग पूरी तरह शांत खड़ा रहा, मानो बर्फ का किला हो। उसने बस उस घटना को देखा जो उसने खुद पैदा की थी, और धीमी उदासीन आवाज में बुदबुदाया, तो यही है रेडिएंट सन रैंक। उसके आसपास के चौंकते लोग या कांपते हुए कुलीन लोग उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर रहे थे। उसकी नजर में परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। लू शेंग ने गहरी सांस खींची, इतनी गहरी कि उसके फेफड़े पूरी तरह फैल गए, मानो किसी गुरुत्वीय भंवर ने खींच लिया हो। आसपास के ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह और तारों से भरे आकाश की आदिम प्राकृतिक शक्तियां हिंसक तरीके से उसकी ओर खींचने लगीं और लालच से उसके शरीर में समाने लगीं। इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा उसके अंदर समा रही थी, फिर भी उस युवा योद्धा के चेहरे पर असंतोष साफ दिख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि स्टार डेस्टिनी डिस्क के भीतर अभी भी अनछुई क्षमता बाकी है। वह खाली आकाश से फुसफुसाया, शायद ये भी मेरी असली गहराई दिखाने के लिए काफी नहीं है। मुझे और चाहिए। अंतरिक्ष से असंख्य क्रिस्टल जैसी रोशनी के कण उसकी ओर आने लगे और उसके चारों तरफ चमकदार आभा की चादर बन गई। उसका चेहरा मृत चंद्रमा जितना ठंडा बना रहा। उसने अपनी विशाल शक्ति को स्टार डेस्टिनी डिस्क की ओर प्रवाहित करना शुरू किया। लू शेंग का संकल्प हीरे जितना कठोर था, वह यहां रुकने वाला नहीं था। मैं इस तरह के साधारण प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हो सकता, उसने मन ही मन सोचा। उसकी अंदरूनी आवाज जलती हुई महत्वाकांक्षा से भरी थी। ये ताकत तो बस शुरुआत है। मैं देखना चाहता हूं कि सीमा के पार क्या है। उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, जो आध्यात्मिक स्तरों तक गूंज गया। लू शेंग ने अपनी पूरी ताकत और बढ़ा दी। उसने अपने वर्तमान शरीर की अदृश्य सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की, अपने शरीर से हर संभव शक्ति निकालते हुए। लू शेंग ने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को बिना किसी रोक के छोड़ दिया। उसने उसे उधार ली हुई ब्रह्मांडीय धाराओं और स्वर्ग पृथ्वी की मूल शक्तियों के साथ मिलाकर एक विनाशकारी एकल शक्ति बना दी। उसकी आभा से रक्तरंग की आग का उफनता समुद्र फूट पड़ा, जो हिंसक लहरों की तरह बाहर फैलने लगा। उन आग की गहराइयों से अनगिनत 3 पैर वाले गोल्डन क्रॉस प्रकट हुए। उनकी तीखी चीखें सन्नाटे को चीरती हुई फैल गईं, और वे जलती हुई बाढ़ की तरह आगे बढ़ने लगे। उसी क्षण उससे निकलने वाली विशाल लाल आभा सिर्फ फैल नहीं रही थी, वह सुपरनोवा की तरह फट रही थी। वह हर दिशा में फैलती जा रही थी, मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी और पूरी सृष्टि को अपनी नर्क जैसी लाल चमक में डुबो देगी। दर्शकों की त्वचा सिहर उठी और सिर में झंझनाहट दौड़ गई। उनके भीतर आदिम डर जकड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी आत्मा को पकड़कर कस दिया हो और उनके फेफड़ों से सांस खींच ली हो। तभी किसी की टूटी हुई चीख गूंजी, हवा को देखो। खुद अंतरिक्ष उसके आसपास कागज की तरह मुड़ रहा है। घबराहट के बीच किसी ने कांपती उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ऊपर देखो। आसमान में, भगवान की कसम, ये कैसी दिव्य घटना बन रही है। उसी ऐतिहासिक दिन वहां मौजूद कई लोगों को आखिरकार एक डरावनी सच्चाई समझ आई, एक ऐसा एहसास जो उनकी मार्शल साधना और इंसानी क्षमता की सीमाओं की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक एक बेहद विशाल और भव्य धर्मा आइडल धरती की गहराइयों से फूटकर बाहर आया। उसका सिर आकाश को चीर रहा था और उसके पैर मानो धरती को कुचल रहे थे। यह लू शेंग का ऑल हेवंस ट्रू मार्शियल डिवाइन फ्लेम फॉर एक्सट्रीम्स धर्मा आइडल था। इसका शरीर तारों से बना था और गोल्डन क्रॉस इसकी जलती आंखें थे। 4 सिंबल्स इसकी अटूट कवच बन गए थे,
तारे इसके कंधों पर लहराते वस्त्र जैसे थे और रहस्यमय सर्प इसकी कमर पर बेल्ट की तरह लिपटे थे। इसकी ऊंचाई 160,000 मीटर थी, इतनी विशाल कि दर्शक बस सिर उठाकर भी इसकी चोटी नहीं देख पा रहे थे। किसी ने फुसफुसाया, ये बहुत विशाल है। इस पौराणिक दैत्य को देखना ही मानव आंखों के लिए मुश्किल था। उसकी मौजूदगी का मानसिक दबाव इतना भारी था कि दर्शक अपनी स्तब्धता से बाहर तो आए, लेकिन जो सच्चाई सामने थी वह और भी डरावनी थी। चौक में हांफने और कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। उनका पूरा दृष्टिकोण टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि प्रतिभा की एक ऐसी खाई होती है जिसे 10 जन्मों की मेहनत भी पार नहीं कर सकती। यहां तक कि फल आर्लैंड भी जड़ हो गया। ये कैसे संभव है? उसने कांपती आवाज में कहा। 1,60,000 मीटर। ये मार्शल विज्ञान के हर नियम को तोड़ता है। 160,000 मीटर ऊंचा वह दैत्य पूरे जमावड़े पर छाया हुआ था। जमीन पर खड़े लैन चेन ने ऊपर देखते हुए अपने सीने में निराशा की ठंडी गांठ महसूस की। ये तो मेरे अल्टीमेट ग्रेड ब्लेजिंग थंडर धर्मा आइडल से दोगुना बड़ा है, उसने फुसफुसाया। उसे एहसास हुआ कि उसका तथाकथित शिखर तो बस लू शेंग की शुरुआत है। फल आर्लैंड के लिए तो यह दृश्य और भी अजीब था। उसकी यादों में जो धर्मा आइडल उसने पहले देखा था, उससे यह आधे से भी ज्यादा ऊंचा था। पिछली बार जब उसने लू शेंग की शक्ति देखी थी, तब वह सिर्फ 1,00,000 मीटर था। ब्रह्मांडीय समय में तो बस पलक झपकने जितना समय बीता था, फिर यह 60,000 मीटर और कैसे बढ़ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, लू शेंग अभी भी सिर्फ 9वें स्तर पर था। ये कैसी राक्षसी बढ़त है? फल आर्लैंड ने सोचा। क्या किसी इंसानी आत्मा का इतना तेजी से विकसित होना संभव है? बाकी भीड़ के लिए तो एहसास और भी सीधा था। वे किसी प्रतिभाशाली को नहीं, बल्कि किसी देवता को देख रहे थे। सम्मानित मां गोयू का संतुलन टूट गया। उनके घुटने अचानक कांप गए। उनके पैर, जो आमतौर पर पहाड़ की जड़ों जैसे स्थिर रहते थे, इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि उन्हें अपने डंडे का सहारा लेना पड़ा। वह बूढ़ा आदमी पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखें फैली हुई थीं और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, ये एक असामान्यता है। प्रकृति के नियमों का पूर्ण टूटना। इतने विरोधाभासी गुण, और फिर भी सिर्फ 9वें स्तर में सीमित। ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है? मां गोयू ने लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा। क्या वह सच में वही हो सकता है जिसके बारे में दंतकथाओं में कहा गया है? उसी समय लू शेंग के शरीर से तरल सुनहरी शक्ति की चमकदार धाराएं निकलने लगीं, जो तारों के बीच के अंधेरे को भी रोशन कर रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल शक्तियों को एक हाथ से सहजता से नियंत्रित करते हुए लू शेंग ने शांत आवाज में कहा, इतना विशाल धर्मा आइडल सटीक कामों के लिए थोड़ा भारी है। इतनी बड़ी शक्ति को छोटे रूप में केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी होगा। उसने दर्शकों को सोचने का समय भी नहीं दिया। अपनी इच्छा के एक झटके से उसने 160,000 मीटर के उस दैत्य को संकुचित करना शुरू कर दिया। वह विशाल आकृति तेजी से सिकुड़ने लगी। उसका रूप और ठोस होता गया और अंत में वह सिर्फ 10,000 मीटर का रह गया। लेकिन उसकी चमक 10 गुना बढ़ चुकी थी और उसकी कवच व चेहरे के हर विवरण इतने वास्तविक लग रहे थे मानो जीवित हों। लू शेंग ने पहले की परीक्षाओं को ध्यान से देखा था। उसने समझ लिया था कि 10,000 मीटर का रूप स्टार डेस्टिनी डिस्क को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब उसने फुसफुसाया, आगे बढ़ते हैं। संकुचन पूरा होते ही उसे अपने शरीर में पूर्ण नियंत्रण का एहसास हुआ। जब उसे लगा कि उसका शरीर और आत्मा अपनी सर्वोच्च स्थिति में हैं, तो उसने एक हाथ आगे बढ़ाया।
उसने अपनी हथेली स्टार डेस्टिनी डिस्क के किनारे पर रख दी, जो अभी हल्की लाल चमक के साथ धड़क रहा था। घड़ी की दिशा में घूमने वाले ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ खुद को मिलाते हुए वह वार करने को तैयार हो गया। अचानक विस्फोट जैसी ऊर्जा के साथ उसने डिस्क को झटका दिया। चलो, उसने दांत भींचते हुए आदेश दिया और अपनी संकुचित शक्ति का हर अंश उस प्राचीन यंत्र में डाल दिया। दर्शकों ने ऐसा दृश्य देखा जो उनकी कल्पना से भी परे था। पहले लैन चेन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी स्टार डेस्टिनी डिस्क को बस धीरे धीरे घुमा पाते थे, वह भी भारी मेहनत से। लेकिन लू शेंग के स्पर्श के साथ स्टार डेस्टिनी डिस्क डरावनी गति से घूमने लगा। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। वह विशाल यंत्र इतनी तेजी से घूमने लगा कि बस धुंधली रेखा जैसा दिख रहा था। उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि वह अपने ही जड़त्व से घूम रहा था। हवा में तीखी गूंज भर गई, इतनी तेज कि दर्शकों के दिमाग जैसे खाली हो गए। यह असंभव दृश्य देखकर लैन चेन के अंदरूनी अंग जैसे झटके से सिकुड़ गए और उसने ताजा खून की एक धार उगल दी। उसके पैर जवाब दे गए और वह गिर जाता अगर उसका रक्षक उसे तुरंत पकड़ न लेता। यंग मास्टर, रक्षक घबराकर चिल्लाया। क्या आपको चोट लगी है? आप सुन रहे हैं? लैन चेन ने घूमती हुई डिस्क को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें अविश्वास भरा था। ये कैसे संभव है? वह गरजा। ये तो ब्रह्मांड के हर नियम के खिलाफ है। वो ये कैसे कर रहा है? वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसकी मानसिक स्थिति टूट चुकी हो। उसका रक्षक भी भीतर तक कांप गया। उसने सोचा, यंग मास्टर लैन चेन को तो स्टार डेस्टिनी डिस्क को घुमाने के लिए अपने शाही रक्त की हर बूंद झोंकनी पड़ी थी, और ये अजनबी इसे एक हाथ से ऐसे घुमा रहा है जैसे बच्चे का खिलौना हो। क्या ये सच में भौतिकी के नियमों में आता है? उसने चारों ओर देखा और खुद को वास्तविकता से कटता हुआ महसूस किया। क्या ये सच में अमू स्टार क्लस्टर है? ये राक्षस कौन है? हजारों का पति आंखों के सामने स्टार डेस्टिनी डिस्क गड़गड़ाते हुए घूमता रहा। उसकी सतह पर चमकदार प्रकाश का एक घेरा जल उठा, फिर दूसरा। लाल चमक इतनी तेज हो गई मानो पूरा यंत्र पिघले हुए सूर्य में बदल गया हो। एक घेरा, 2, 3। रोशनी बढ़ती गई जब तक कि 9 घेरों में आग के स्तंभ जल नहीं उठे। फिर अचानक धातु की तेज आवाज के साथ डिस्क रुक गया। 9 घेरों से हजारों मीटर ऊंचे अग्निस्तंभ उठ रहे थे। यह दृश्य इतना तीव्र था कि लोगों को लगा शायद वे किसी सामूहिक बुखार जैसे भ्रम में फंस गए हैं। ऊपर आकाश में एक विशाल कमांड स्टारशिप पर बैठे वरिष्ठ पर्यवेक्षक के मुंह से उत्साह भरी चीख निकल गई। दूर से डेटा देखते हुए अमू स्टार क्लस्टर की महिला चीफ एनफोर्सर सैया भी स्तब्ध रह गई। स्क्रीन पर दिख रही शक्ति इतनी विशाल थी कि सैन्य शब्दावली भी उसे बयान नहीं कर सकती थी। सैया बुदबुदाई, फेडरेशन का बूढ़ा काउंसलर तो ये देखकर बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। मैंने सोचा था फल आर्लैंड बस कोई ऊंची क्षमता वाला प्रतिभाशाली लाया है, उसने कहा। मुझे नहीं लगा था कि वह ऐसा प्रतिभा लेकर आएगा जो खुद सूरज को टक्कर दे। उसके पास खड़े वृद्ध सलाहकार ने बस लंबी कापती सांसें लीं। रेडिएंट सन, 9 स्टार्स। नहीं, ये भी कम है। उसने रेडिएंट सन स्तर की सैद्धांतिक सीमा पार कर ली है और अब उससे भी आगे जा रहा है। वह अचानक हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, सब लोग तुरंत मुख्य इंजन चालू करो। मुझे उस युवा प्रतिभा से तुरंत मिलना है जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से उतरे। पूरी गति से आगे बढ़ो, सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह मत करो। जी सर, क्रू ने एक साथ जवाब दिया। उधर प्लेटफॉर्म पर लू शेंग स्थिर स्टार डेस्टिनी डिस्क को देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडी विश्लेषणात्मक चमक थी।
तो इसे ही 9 स्टार रेडिएंट सन रैंक कहते हैं, उसने सोचा। क्या यही सीमा है? वह सोचने लगा कि क्या तारों से भी ऊपर कोई स्तर हो सकता है। फल आरलैंड ने कभी नहीं बताया कि रेडिएंट सन के ऊपर क्या है। मुझे काफी जिज्ञासा हो रही है। शायद मुझे इस मशीन की सीमा परखनी चाहिए। लेकिन स्टार डेस्टिनी डिस्क टूट न जाए, इसका ध्यान रखना होगा। इतनी प्राचीन वस्तु को नुकसान पहुंचाना अफसोस की बात होगी, उसने सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मजबूत थी। उसने धीरे से अपने हाथ डिस्क पर रखे। ही लिंगसु, बाहरी ऊर्जा उतार चढ़ाव पर नजर रखो, उसने भीतर ही आदेश दिया। मैं डिवाइन इल्यूमिनेशन, अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर और ब्लड क्वीन ऑगमेंटेशन पूरी क्षमता पर सक्रिय कर रहा हूं। इस बार उसने एक नहीं, दोनों हाथों से डिस्क पकड़ी। घड़ाम! उसके शरीर के भीतर 10,000 अमर कोशिकाएं दिव्य अग्नि की तरह भड़क उठीं। उसकी शारीरिक शक्ति तुरंत दोगुनी हो गई। उसके पीछे सोलर डिवाइन डोमेन का विशाल तारामंडल प्रकट हुआ। उसके सीने में ऐसा लगा जैसे लाखों 3 पैर वाले गोल्डन क्रोस पंख फड़फड़ाकर गर्जना कर रहे हों। उसने इस विशाल शक्ति को अपनी भुजाओं में केंद्रित किया। लैंड चेन लगातार झटके झेल रहा था। असंभव! ये बिल्कुल असंभव है, वह बुदबुदाया। सेलेस्टियल सरपेंट स्टार सेक्टर के केंद्रीय क्षेत्रों में भी रेडिएंट सन से ऊपर जाने वाले लोग दुर्लभ किंवदंतियां होते हैं। वह किस आधार पर इस स्तर तक पहुंचा है? उसका रक्षक भी चिल्लाया। 9 स्टार रेडिएंट सन भी उसे संतुष्ट नहीं कर रहा। क्या कोई इतनी आसानी से रेडिएंट सन से आगे जा सकता है? क्रीक क्रीक, दबाव में पिसती धातु की आवाज लू शेंग के कानों तक पहुंची। स्टार डेस्टिनी डिस्क ऐसा लग रहा था जैसे अपनी सीमा तक कस दिया गया यांत्रिक चक्र हो। अब उसमें घूमने की जगह नहीं बची थी। मानो नीति का रास्ता यहीं खत्म हो गया हो। लू शेंग ठहर गया। लेकिन उसने सोचा, क्या सच में ऐसा है? या बस किसी के पास इसे और आगे धकेलने की ताकत ही नहीं थी? असली नतीजा तो इसकी मजबूती परखने के बाद ही मिलेगा, उसने तय किया। स्टार डेस्टिनी डिस्क जितना ज्यादा विरोध कर रहा था, उसे जीतने की उसकी इच्छा उतनी ही बढ़ रही थी। उसने लेवल 11 आध्यात्मिक शक्ति को अपने मार्शल बॉडी में मिला दिया। क्रीक क्रीक, मशीन चीखने लगी, लेकिन डिस्क अभी भी अड़ा रहा। अभी भी कम है, वह मुस्कुराया। तो थोड़ा और सही, उसने गहरी सांस ली और उसका 10,000 मीटर का धर्मा आइडल और सिकुड़ने लगा। सिर्फ एक दबाव भरी सांस के समय में लू शेंग के भीतर पूर्ण समन्वय हो गया। उसका मार्शल धर्मा अवतार, उसका शरीर और उसकी लेवल 11 चेतना एक हो गए। उसकी त्वचा के नीचे से चमकदार सुनहरे चिन्ह निकलने लगे और भौहों के बीच एक रहस्यमय निशान बन गया। वह किसी प्राचीन देवता जैसा दिखने लगा। उसके भीतर की 10,000 अमर कोशिकाएं पूरी ताकत से जल उठीं। सुनहरी रोशनी इतनी तेज हो गई कि आंखें चौंधिया जाएं। उसके माथे के बीच वह रोशनी तीसरी आंख जैसी लगने लगी। वे शुरुआती अमर कोशिकाएं जो लू शेंग ने विकसित की थीं, उच्च अस्तित्व की आवृत्ति पर कंपन करने लगीं। भौहों के बीच डिवाइन पैलेस में स्थित केंद्रीय कोशिका क्रिस्टल जैसी चमक रही थी। यह डिवाइन आई सुनहरी आभा फैला रही थी। उसी समय आर्किविस्ट ही लिंगसु आत्मा ने क्रोमेंसर की दर्ज की गई ऑडियो कथाओं का प्रसारण जारी रखे हुए थी, ताकि ये घटनाएं सामूहिक अभिलेखों में दर्ज रहें। लू शेंग की मौजूदगी खुद एक उभरते हुए सफेद तारे जैसी हो गई और चारों तरफ जलती हुई गर्म लहरें फैलने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में हल्की धूसर चमक लहराई, वह उग्र अग्नियाभा अचानक पूरी तरह नियंत्रण में आ गई। इतनी सटीकता से दबा दी गई कि वह जलता हुआ तारा मानो अंदर की ओर सिमटकर एक भयानक गुरुत्व वाले छोटे से ब्लैक होल में बदल गया।
तभी एक तीखी यांत्रिक आवाज गूंजी, कच कच। जब उसने और ज्यादा केंद्रित ताकत लगाई, अब उसे साफ महसूस हुआ कि जिद्दी स्टार डेस्टिनी डिस्क आखिर पहली बार झुकने के संकेत दे रहा है। उसकी आंखों में तेज चमक उठी, मानो उसके सामने ब्रह्मांड का कोई विशाल द्वार खुल गया हो और वह बस एक आखिरी कदम दूर हो उस अंतिम सीमा को तोड़ने से। झुको मेरे आगे, घूमो। लू शेंग की आवाज चीख नहीं थी, बल्कि ऐसा आदेश था जिसने अंतरिक्ष के ताने बाने को हिला दिया। स्टार डेस्टिनी डिस्क अब साफ साफ झुकता दिख रहा था, क्योंकि वह कराहते हुए घूमने लगा। उसकी प्राचीन सतह पर भयानक लाल रोशनी फूट पड़ी, इतनी तीव्र कि धातु खुद जलती हुई पिघली हुई लगने लगी, ऐसी गर्मी कि कोई साधारण व्यक्ति छू भी न सके। अब उस डिस्क से उठती गर्मी सिर्फ भौतिक नहीं थी, वह उस संघर्ष की गर्मी थी जिसमें एक जीव खुद नियति को चुनौती दे रहा था। लू शेंग ने गले से निकलती गर्जना के साथ और जोर लगाया, तेज और तेज घूमो। उसकी आवाज ढहते तारों का भार लिए हुए थी, जिसने उस प्राचीन यंत्र को उसकी मूल सीमाओं से आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। स्टार डेस्टिनी डिस्क का बाहरी किनारा अचानक बेहद खतरनाक तरीके से धारदार हो गया। उसके किनारे लू शेंग की हथेलियों को चीरते हुए अंदर धंस गए। चमकदार सुनहरा लाल खून की बूंदें घावों से निकलने लगीं, लेकिन वे नीचे नहीं गिरीं, बल्कि डिस्क की सतह में खींचती चली गईं। वह दिव्य रक्त उस तारकीय नक्शे की नसों में बहने लगा, जैसे तरल आग, और उस प्राचीन यंत्र को देवस्तर की वंशावली की जीवन शक्ति देने लगा। लू शेंग को मानो अपने शरीर की पीड़ा का एहसास ही नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह उसी काम पर टिका था। उसका विशेष युद्ध सूट उस भयानक गर्मी को सह नहीं पाया और चिथड़ों में फटकर पिघल गया। उसके नीचे एक परिपूर्ण तराशा हुआ शरीर दिखाई दिया, मानो खुद स्वर्ग ने उसे गढ़ा हो। उसके माथे की डिवाइन आई तेज चमक रही थी और उसके धड़ पर सुंदर चिवन पैटर्न जीवित टैटू की तरह फैल गए। उसके खून से सने हाथ ऊपर उठे हुए थे और उसके काले बाल तूफान में झरने जैसे बिखर रहे थे। वह जोर से हंस पड़ा, हा हा, मेरे कपड़े भी खत्म हो गए। इतना सब करने के बाद भी तुम नहीं घूमोगे? चलो घूमो। और तेज, लगातार तेज। लू शेंग ने अपनी बची हुई हर ताकत, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक बल स्टार डेस्टिनी डिस्क में झोंक दिया। वह उसे एक पल के लिए भी रुकने नहीं देना चाहता था। उस युवा योद्धा ने इतनी केंद्रित ताकत नीचे की ओर लगाई कि पूरा अखाड़ा ही टूटने लगा। उसके पैरों के नीचे मजबूत जमीन गहरे गड्ढों और दरारों में बदल गई, क्योंकि वह इतनी शक्ति को सह नहीं पा रही थी। एक पल बाद ही विशाल स्टार डेस्टिनी डिस्क भयानक तेज गति से घूमने लगा। उसी समय एक अजीब कंपन फैल गया, ऐसा कंपन जिसने वास्तविकता की आवृत्ति तक बदल दी। यह कंपन अखाड़े तक सीमित नहीं रहा, उसने हर भौतिक सीमा पार कर ली और अनगिनत प्रकाशवर्ष दूर तक फैल गया, पूरे तारामंडल में गूंजता हुआ। डिस्क के केंद्र में जमा लाल तारकीय प्रकाश अचानक धमाके के साथ फट पड़ा और एक विशाल प्रकाशस्तंभ बनकर आसमान की ओर सीधा उठ गया। जैसे जैसे ऊर्जा स्थिर हुई, उस अग्निस्तंभ का रंग लाल से बदलकर शानदार सुनहरा हो गया। वह स्वर्णिम ऊर्जा स्तंभ स्टारगेट को भेदते हुए बादलों को चीर गया और आकाश में चमकती हुई एक लंबी रोशनी की लकीर छोड़ गया। अब स्टार डेस्टिनी डिस्क पूरी तरह सुनहरी आभा में लिपटा हुआ था और पूरी तरह संतुलित शांत गति से घूम रहा था, मानो अनंत गति की अवस्था में पहुंच गया हो। इसी दौरान एक अजीब ऊर्जा लहर फैलने लगी, जैसे ज्वार की तरह, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें चारों ओर फैल गईं। यह अभूतपूर्व कंपन शून्य में वास्तविक तरंगों के रूप में दिखाई देने लगा। अंतरिक्षमय का ताना बाना खुद मुड़ता दिख रहा था, जैसे किसी दिव्य झील में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं।
उसी समय वेस्ट अर्ल्स मैनर की आलीशान हवेली में सुनहरे बालों वाला सुंदर कुलीन मिल्टन एक्साइस होलोनेट पर ताज़ा खबरें देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी नफरत और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसका वह कांड, एक 150 साल की सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अवैध संबंध, पूरे समाज में बिजली की गति से फैल चुका था और अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया था। गुस्से में मिल्टन एक्साइस ने अपना कम्युनिकेटर उठाकर संगमरमर के फर्श पर दे मारा। वह 1000 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन जैसे ही वह गालियां देने वाला था, अचानक एक अदृश्य ऊर्जा लहर उसके ऊपर से गुजर गई। उसका ठंडा और गणनात्मक दिल अचानक अजीब तरह से कांप उठा। किसी अनजाने आवेग में उसने सिर उठाया। उसी समय उसकी खिड़की के भारी मखमली पर्दे अपने आप खुल गए। दूर आसमान में एक विशाल सुनहरी रोशनी का स्तंभ उसकी आंखों में पड़ा। मिल्टन एक्साइस वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। फिर उसने खाली कमरे में धीरे से कहा, ये आखिर क्या है? ठीक उसी समय एक दूर ग्रह के शानदार घर में जो मुलायम सोफे पर सिकुड़ी हुई बैठी थी और एक तारे वाली गुड़िया को सीने से लगाए हुए थी। वह कम्युनिकेटर पकड़े अपने सबसे अच्छे दोस्त से रोते हुए कह रही थी कि उसका प्यारा पालतू पॉपी अचानक गायब हो गया है। उसका मन पूरी तरह दुख में डूबा हुआ था। अचानक वही अदृश्य ऊर्जा लहर उसके घर से गुजरी। वह उसके शरीर से ऐसे गुजरी जैसे कोई गहरी कंपन। वह तुरंत ठिठक गई और उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। वह भागकर खिड़की तक पहुंची और दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया। वह पल भर के लिए पॉप्पी को भी भूल गई और जो बोल रही थी वह भी। लंबे समय की खामोशी के बाद उसने बस धीमे से कुछ शब्द कहे, पूरी हैरानी के साथ। असल में उस अदृश्य लहर का असर जितना लोग सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा विशाल था। वह अंधेरे तारामंडलों को पार करती हुई हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल गई और हर जीवित ग्रह को छूती चली गई। चाहे वह किसी उन्नत सभ्यता का समृद्ध ग्रह हो या किसी पिछड़े समाज का भूला बिसरा चौकी ग्रह, अमू स्टार रीजन का हर कोना प्रभावित हुआ। हर ग्रह पर हर जीव ने अपने दिल में एक अजीब कंपन महसूस किया। उनके सामूहिक चेतन में अचानक एक अनोखी खुशी और उत्साह उठने लगा। यह खुशी दिल की गहराई से उठ रही थी, यहाँ तक कि जो लोग अभी अभी दुखी थे, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। भले ही अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका पूरा तारामंडल जश्न मना रहा है, मानो किसी महान अस्तित्व के जन्म का स्वागत कर रहा हो। पूरा अमू स्टार रीजन एक साथ गूंज रहा था और मुख्य ग्रह पर तो इससे भी अद्भुत दृश्य शुरू हो चुका था। अमू का मुख्य ग्रह बेहद विशाल था, जिसके चारों ओर 9 ग्रह पट्टियां थीं। अचानक उन पट्टियों में मौजूद हर छोटा ग्रह और क्षुद्र ग्रह चमकने लगा, जैसे विशाल बल्ब जल उठे हों। यह रोशनी बाहरी पट्टी से शुरू होकर अंदर की ओर तेजी से फैलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर परीक्षण में स्टार डेस्टिनी डिस्क जलता है, लेकिन इस बार पूरा तारामंडल ही डिस्प्ले बन गया था। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग बस स्तब्ध रह गए। स्वर्ग पृथ्वी की गति फैलती हुई उन जहाजों के बेड़ों तक पहुंच गई जो इस क्षेत्र की ओर आ रहे थे। जैसे ही वह लहर उनसे गुजरी, उनके इंजन अपने आप धीमे हो गए और अंदर बैठे अधिकारी कांप उठे। उन्होंने दूर उस सुनहरे प्रकाश स्तंभ को देखा और उनके चेहरे पर धार्मिक विस्मय जैसा भाव आ गया। एनफोर्समेंट विभाग के जहाज में क्षेत्रीय प्रमुख सैया अब अपनी खुशी नहीं रोक पाई। वह भावुक होकर बोल पड़ी, इमोर्टल ग्रेड। ये इमोर्टल रैंक है। मेरे अमू स्टार रीजन में सच में इमोर्टल ग्रेड ब्लड लाइन पैदा हुई है। हे स्वर्ग, अमू मुख्य ग्रह की राजधानी के ऊपर एक स्टारशिप में खड़ा एक बूढ़ा आदमी यह दृश्य देख रहा था।
वह अमूस्टार रीजन का फेडरल सेनेट स्पीकर था, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन इस समय भावनाओं से भर गया था। उसने दूर के स्वर्णिम अग्निस्तंभ को देखा और फिर पूरे चमकते तारामंडल को। उसका लेवल 12 शरीर तक गर्व से कांप रहा था। फिर वह जोर से हंस पड़ा, हा हा। इमॉर्टल ग्रेड। यह सच में इमॉर्टल ग्रेड है। उत्साह में उसने ऐसा मुक्का हवा में मारा कि उसके जहाज के केबिन का मजबूत दरवाजा भी धमाके से टूट गया। उसने अलार्म और निकलती हवा की आवाजों की परवाह नहीं की और निरीक्षण डेक पर दौड़ गया। चमकते तारामंडल को देखते हुए वह लंबी हंसी हंसने लगा। मेरा अमूस्टार रीजन फिर से अपनी प्राचीन महानता पाएगा। एक इमॉर्टल हमारे बीच लौट आया है। इमॉर्टल ग्रेड। हाँ हाँ, उसकी हंसी नई युग की घोषणा जैसी गूंज रही थी। उधर हेवनली पाइवोट एकेडमी के प्रवेश द्वार पर खड़ी भीड़ का हाल बयान से बाहर था। हर आंख उस व्यक्ति पर टिकी थी जो स्टारगेट और स्टार चार्ट के बीच खड़ा था, सुनहरी दिव्य रोशनी में लिपटा हुआ। लू शेंग एक स्टार गॉड जैसा दिख रहा था, मानो पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा हो। 9 ग्रहवृत्त पूरी तरह जगमगा उठे थे। लैन चेन और उसका मध्य आयु रक्षक अब तक बोलने की क्षमता खो चुके थे। उनके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था, अब वहां बस टूटा हुआ अहंकार था। काले वस्त्रों वाला एल्डर मा गोयू अब अलग ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर नई जीवन ऊर्जा चमक रही थी। उसके दिल में खुशी और एक महान शक्ति की अनुभूति भर गई थी। अनगिनत युगों से इस तारामंडल की किस्मत ठहरी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ इस एक युवक के कारण बदल रहा था। हेवनली पाइवोट एकेडमी में पीढ़ियों से सुनाई जाती स्टार डेस्टिनी डिस्क की एक प्राचीन भविष्यवाणी अचानक मा गोयू और बाकी बुजुर्गों के दिमाग में उभर आई। वह पुरानी कहावत अब पूरी स्पष्टता से याद आ रही थी। लैन चेन का पति आवाज में बोला, क्या आप उस गुप्त कथा की बात कर रहे हैं? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मां गोयू ने धीरे से सिर हिला दिया। जब पौराणिक इमॉर्टल ब्लड लाइन नश्वर दुनिया में उतरेगी, तब स्टार डेस्टिनी डिस्क के केंद्र में ऐसी रोशनी जलेगी जो ब्रह्मांड की नींव हिला देगी। अकल्पनीय चमत्कार होंगे और पूरा ब्रह्मांड उत्सव मनाएगा। अब वह भविष्यवाणी सच बन चुकी थी। मां गोयू ने कापती उंगली से लू शेंग की ओर इशारा किया। मैंने अपने जीवन में यह चमत्कार देखा। रेडिएंट सन के आगे क्या है? इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टल ब्लड लाइन, सर्वोच्च अनंत वंश वापस आ गया है। लू शेंग स्टार डेस्टिनी डिस्क के ऊपर खड़ा था, मानो नीचे खड़ी लाखों आंखों से पूरी तरह बेखबर। उसने उन 9 ग्रहवृत्तों को देखा जिन्हें उसने खुद रोशन किया था। अचानक उसके मन में एक हल्का मजाकिया विचार आया। वह थोड़ा ऊपर तैर गया और अपनी स्पेशल रिंग से कम्युनिकेटर निकाल लिया। पहले एक सेल्फी लेनी चाहिए, उसने बुदबुदाया। फिर उसने चमकते तारामंडल के सामने अपनी कुछ फोटो खींची। फिर उसने कम्युनिकेटर पर मुस्कुराते हुए टाइप किया, हे प्रिटी वाइफी, देखो आज मैंने क्या कर दिया। यह संदेश उसने डॉन किंग्स को भेजा। आज का दिन बहुत लोगों की यादों में हमेशा रहेगा, क्योंकि आज ब्रह्मांड खुद आशीर्वाद दे रहा है और एक इमॉर्टल ब्लड लाइन प्रकट हुई है। उसी समय अमूस्टार रीजन से अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में एक और व्यक्ति यह सब देख रहा था। एक ऐसे तारामंडल में जहां सूरज आंखें चुभा दें, एक प्राचीन ग्रह के विशाल महल में एक व्यक्ति जागा। वह सितारों के पैटर्न वाली लंबी चोगा पहने था और शून्य से बने सिंहासन पर बैठा था। उसे अचानक ब्रह्मांडीय संतुलन में बदलाव महसूस हुआ। उसने सिर उठाया और दूर एक दिशा में देखने लगा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मानो शून्य को पार कर रही हों। उसने दूर लू शेंग की चमकती आकृति देखी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ओह!
एक और इमोर्टल ब्लड लाइन प्रकट हुई है। अच्छा, लगता है सेलेस्टियल सरपेंट स्टार सिस्टम अब एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। वह थोड़ी देर के लिए उसे निर्देश देने का सोचने लगा, लेकिन फिर रुक गया। छोड़ो, अभी उस लड़के की ताकत बहुत कम है। अगर मैं अभी हस्तक्षेप करूंगा तो वह दब सकता है। बेहतर है कि वह अभी खुद अभ्यास करके मजबूत हो जाए। सही समय आने पर मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। यह सोचकर उसके होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान आई और उसने फिर आंखें बंद कर लीं। वह फिर गहरी नींद में चला गया। उधर अमूस्टार रीजन में यह दृश्य काफी देर तक चलता रहा। जब लोग धीरे धीरे होश में आए तो उन्हें याद आया कि वे हेवनली पाइवोट एकेडमी में दाखिला लेने आए थे। लेकिन जब वे परीक्षा क्षेत्र पहुंचे तो पता चला लू शेंग को अधिकारी पहले ही ले जा चुके थे। कई लोग चिल्ला उठे, कमाल है, उस पागल प्रतिभा का नाम तक नहीं पता चला जिसने ब्रह्मांड हिला दिया। एक और व्यक्ति जोर से बोला, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगर वह मेरा दामाद बन जाए तो मैं अपनी सारी बेटियां उसे दे दूंगा। बस उसके साथ जुड़ जाऊं तो मेरी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। लू शेंग चुपचाप खड़ा था। उसके मन में भविष्य की अनगिनत संभावनाएं चमक रही थीं। उसे ऐसा रास्ता दिख रहा था जो पूरे ब्रह्मांड की कहानी बदल सकता था। एक प्रतिष्ठित ग्रेड 13 अंतरतारकीय जहाज के अंदर उन्नत तकनीक की हल्की गूंज थी। यह जहाज अंतरिक्ष को चीरते हुए जा रहा था और उसके भीतर एक ऐसा रहस्य था जो जल्द ही पूरे फेडरेशन को हिला देगा। यहाँ तक कि फेरिस भी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया था, वही व्यक्ति जिसने लू शेंग को हेवनली पाइवोट एकेडमी तक पहुंचाया था। फेरिस अपनी सीट पर सीधा बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, जैसे खुद को संभाल रहा हो। उसके दिल में जो उत्साह और अविश्वास उमड़ रहा था, उसका अंदाजा शायद सिर्फ स्वर्ग ही लगा सकता था। उस पल फेरिस के पूरे शरीर में साफ साफ कंपन दौड़ गया। उसके मुंह से हल्की लार तक निकल आई और वह बुदबुदाने लगा, हे भगवान, हे भगवान। वह यह शब्द ऐसे दोहराता रहा जैसे कोई मंत्र जप रहा हो, शायद सैकड़ों बार। फेरिस खुद अपनी हकीकत पर शक करने लगा और अविश्वास में सोचने लगा, आखिर मैं किस तरह के अनसुने राक्षस से टकरा गया हूं। उसकी नजर लू शेंग की ओर गई और वह खोए हुए अंदाज में बोलने लगा, मैं हमेशा जानता था कि लू शेंग अलग है, बाकी लोगों से ऊपर है। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना असाधारण होगा। उसकी प्रतिभा तो उन सारे मानकों को ही तोड़ रही है जिन्हें मैं महानता समझता था। पूरा ब्रह्मांड एक साथ जश्न मना रहा है। कमाल है, मैंने अपनी सारी अंतरिक्ष यात्राओं में ऐसा कभी नहीं देखा। क्या यह वही डिवाइन सन है जिसका जिक्र प्राचीन भविष्यवाणियों में है? क्या सच में मैंने तारों के किसी सच्चे दिव्य पुत्र को खोज लिया है? फेरिस की हैरान फुसफुसाहट सुनकर लू शेंग ने बस अपनी बाहें सीने पर मोड़ लीं। उसके चेहरे पर शांत आत्मविश्वास आ गया। सच कहूं, लू शेंग ने बिल्कुल निश्चित आवाज में कहा, अभी जो हुआ वह बस डेस्टिनी स्टार चार्ट की क्षमता की सीमा थी। यह मेरी ताकत की सीमा बिल्कुल नहीं है। साफ कहूं तो डेस्टिनी स्टार चार्ट तो बस एक बेकार औजार है। यह इतनी जल्दी अपनी सीमा पर पहुंच गया कि मेरी असली क्षमता को मापने के लायक भी नहीं था, लू शेंग ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह सुनकर फेरिस को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग खाली हो गया और आवाज जैसे बंद हो गई। वह बस 2 शब्द ही बोल पाया, क्या? कैसे? लगभग जड़ हो चुके फेरिस ने आखिर खुद को संभाला और लू शेंग के साथ चल पड़ा। दोनों प्लैनेट एजियोर की सुप्रीम फेडरल असेंबली की ओर बढ़ने लगे, जो इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। दोनों तेजी से चलते हुए सभा भवन के विशाल हॉल में पहुंचे।
लेकिन उन्हें देखकर हैरानी हुई कि सम्मानित बूढ़े असेंबलीमैन और शक्तिशाली फीमेल चीफ एनफोर्सर पहले ही बाहर आकर लू शेंग का स्वागत करने खड़े थे। ऐसा सम्मान आमतौर पर सिर्फ आकाशगंगा के शासकों को मिलता है। वह बुजुर्ग राजनेता, जिनके चेहरे पर असली खुशी चमक रही थी, सबसे पहले आगे बढ़े और उत्साह से बोले, वह आ गया, आखिर वह आ गया। पावलोव सेबास्टियन खुशी से बोले। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी और उनके हाथ हल्के हल्के हिल रहे थे। स्वागत है, लू शेंग। हमारी सभा के केंद्र में आपका 1000 बार स्वागत है। वाकई अद्भुत युवा नायक, बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वह लू शेंग के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य, खुशी और अविश्वास का अजीब मिश्रण था। उस पल फेरिस को लगा जैसे उसके शरीर की करोड़ों कोशिकाएं खुशी से कांप रही हों। लू शेंग एक इमॉर्टल ग्रेड प्रतिभा था और उसे व्हाइट मिस्ट स्टार सेक्टर से वापस लाने वाला खुद फेरिस था। फेरिस का मन कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए, दौड़े और कूदे, बस अपने अंदर भरी खुशी को बाहर निकालने के लिए। फेरिस ने अपने भाग्य के बारे में सोचा और उसे गहरी कृतज्ञता महसूस हुई। उसे याद आया कि उसकी दादी कहा करती थीं, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल आते हैं जब भाग्य खुद मुस्कुराता है। जब वह मौका आए तो किस्मत का हाथ पकड़ लो और कभी मत छोड़ो। फेरिस मन ही मन आसमान से कहना चाहता था, दादी, मुझे देखो। इस बार मैंने सिर्फ किस्मत का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने उसे कसकर गले लगा लिया है।